वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिसमें एक मिडिल एज आदमी को उससे आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। इस फॉरबिडन लव के विनाशकारी परिणाम क्या होते हैं, ये हम इस मूवी में देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्र के एक दूर दराज गाँव के समुद्र तट के किनारे एक आदमी टहल रहा होता है। तभी वह देखता है कि 3 लोग वहाँ नहा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की पर उसकी नजर जाती है। वह लड़की नहाते हुए उस आदमी को देख लेती है। थोड़ी देर तक वह लड़की इस आदमी को अजीब नजरों से देखती है और फिर अचानक पानी के अंदर डुबकी लगा देती है। ये आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब ये आदमी अपने घर के बाहर टहल रहा होता है तो किसी लड़की के रोने की आवाज सुनता है। वह आवाज सुनकर घर के पास जाता है तो देखता है कि एक नाव के अंदर कंबल ओढ़े एक लड़की रो रही होती है। जब वह आवाज लगाता है तो लड़की बाहर आती है। वह देखता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने समुद्र तट पर देखा था। ये आदमी, जिसका नाम जॉन होता है, उस लड़की से पूछता है, तुम्हारी आंख लाल क्यों है? तुम्हें किसने मारा है? लड़की, जिसका नाम जैकी होता है, कहती है, यह तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जॉन कहता है, शायद बर्फ लगाकर मैं तुम्हारी आंखों को ठीक कर सकता हूँ। यह सुनकर जैकी चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जॉन कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। जैकी बहुत ज्यादा रो रही होती है, जैसे कि अब वह किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहती। फिर जैकी जॉन से पूछती है, तुम्हारे सिर पर यह चोट का निशान कैसा है? तुम्हारा कोई हादसा हुआ था क्या? जॉन कहता है, यह तुम्हारे काम की बात नहीं है। तुम कल जिन लोगों के साथ नहा रही थी वे तुम्हारे क्या लगते हैं? तो जैकी कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। जॉन फिर पूछता है, तुम्हें मारा किसने? जैकी गुस्से में कहती है, हो सकता है तुमने ही मुझे मारा हो। मैं कब से कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे मारा और मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। जॉन कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। हो सकता है तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। जैकी उससे कहती है, अगर देना ही है तो पास की दुकान से वाइन की बोतल ला कर दो और $500 भी दे दो। मैं यहीं पर रहूंगी, वरना मैं चिल्लाकर कहूंगी कि तुमने मुझे मारा और मुझ पर जबरदस्ती की। डर के मारे जॉन वाइन शॉप में जाता है और एक बोतल लेकर लौटता है। लेकिन जब वह जैकी के पास वापस आता है तो वह वहाँ नहीं होती। वह अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर जैकी की कैप लटकी हुई है। वह इधर उधर देखता है लेकिन जैकी कहीं नहीं मिलती। अगले दिन सुबह जॉन एक लड़की का स्विम सूट देखकर अपनी किशोर बेटी को याद करता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह इस लड़की को अपनी बेटी के रूप में कल्पना करके बहुत खुश हो रहा होता है। शाम को वह उसी समुद्र तट पर बैठकर अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि जैकी अपने पिता और भाई के साथ कहीं जा रही होती है। जॉन उससे पूछता है, तुम्हारी आंख की चोट ठीक हुई या नहीं? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन जैकी, जो पहले से ही बहुत डरी हुई लग रही थी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। जॉन फिर कहता है, तुम्हारी कैप मेरे घर में ही पड़ी है, अगर चाहिए तो ले जाना। जैकी के पिता, जो उसे एक अजनबी आदमी से बात करते देख रहे होते हैं, जैकी से पूछते हैं, यह कौन है? तुम इसे कैसे जानती हो? लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैकी अपने पिता से बहुत डरती है और वह उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती। उसी रात जैकी के पिता जॉन के घर आते हैं और उसे अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित करते हैं। ये सुनकर जॉन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर जैकी बताती है कि उसने अपने पिता को बता दिया था कि जॉन ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। इसी वजह से जैकी के पिता ने उसे डिनर के लिए बुलाया। डिनर के दौरान जैकी के पिता काफी सख्त और धार्मिक लगते हैं। वे हर चीज को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। डिनर टेबल पर जैकी का भाई अपने खाने से मजाक कर रहा होता है, जो उसके सख्त पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे गुस्से से उस पर चिल्लाने लगते हैं। जैकी अपने पिता का गुस्सा देखकर कहने लगती है, तुम हमेशा हम पर चिल्लाते क्यों रहते हो? हमेशा अपने बच्चों को डोमिनेट क्यों करते रहते हो? फिर वह जॉन से कहती है, चलो मेरे साथ, मुझे अपनी कैप लेनी है तुम्हारे घर से। वह जोर देकर कहती है, चलो यहाँ से चलो। जॉन को समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन फिर भी वह जैकी के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका की एक दूर दराज जगह है, जहाँ चारों तरफ जंगल होते हैं और आबादी भी काफी कम होती है। बाहर जाने के बाद जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है। जॉन कहता है, क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुम स्मोक करती हो? जैकी गुस्से से कहती है, भाड़ में जाए मेरे डैड, चुपचाप मुझे सिगरेट दो। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिता से बहुत ज्यादा परेशान थी। जॉन कहता है, तुम्हारे डैड काफी परेशान थे, तुम ऐसा क्यों करती हो? जैकी गुस्से से बोलती है, तुम जानते ही क्या हो? तुम हमारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। जॉन उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई हो। जैकी अब थोड़ी सी शांत होती है। ऐसा लग रहा था कि वह अपना दुख किसी के साथ शेयर करना चाहती है। उसे लगता है कि जॉन सही इंसान है जिससे वह अपना दर्द बांट सकती है और वह तैयार हो जाती है उसे अपनी कहानी बताने के लिए। वह कहती है कि कुछ महीने पहले हमारे घर में चोर घुस आए थे। चोरों ने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। जब वे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो मेरी माँ ने विरोध किया। मेरी माँ के विरोध करने की वजह से उन चोरों ने उन्हें मार डाला।
वाला। तब से ही हमारी फैमिली बहुत परेशान है। ये सब सुनाते सुनाते जैकी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वह जॉन के सिर पर लगी चोट देखती है और पूछती है, तुम्हारे सिर पर यह चोट कैसे लगी? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जॉन उसे बताता है कि एक बार वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ ड्राइविंग के लिए जा रहा था। उसे ड्राइव करते करते नींद आ गई, जिसकी वजह से उसकी कार खाई में गिर गई। उसकी पत्नी और उसकी बेटी की तुरंत मौत हो गई और वह खुद भी बुरी तरह चोटिल हो गया, लेकिन किसी तरह बच गया। जॉन कहता है, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से मेरी पत्नी और मेरी बेटी की मौत हो गई। जैकी जॉन की कहानी सुनकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दोनों के बीच बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। ये दोनों जॉन के घर आते हैं क्योंकि जैकी को अपनी कैप लेनी होती है। जैकी अंदर के कमरे में चली जाती है। जॉन को उसकी कैप मिल जाती है तो वह उसे देने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि जैकी बिस्तर पर लेटी हुई है और ऐसा लग रहा था कि वह जॉन की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुकी है। जॉन कहता है, ये लो तुम्हारी कैप मिल गई। जैकी उसे देखकर पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जॉन कहता है, नहीं। जैकी फिर कहती है, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? जॉन सीधे जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैकी यह जवाब सुनकर काफी निराश हो जाती है। जॉन कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है तो उसे झटका लगता है। जैकी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी होती है। वह अब जॉन के लिए अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जॉन उसे ऐसे देखकर झटका खा जाता है और तुरंत एक कंबल उठाकर जैकी को दे देता है। जैकी यह देखकर बहुत निराश हो जाती है और कहती है, तुम मुझे हाथ इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि मेरे साथ रेप हुआ था? तुम इसलिए मुझे छूना नहीं चाहते ना? जैकी यह कहकर जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती है, पता है, उस दिन मैं बोट में बैठी रो रही थी क्योंकि मुझे किसी ने पंच किया था। वह मेरे डैड थे। मेरे डैड ने मुझे मारा। मेरे डैड बहुत अब्यूसिव हैं। वह मुझे बार बार मारते हैं। जॉन यह सब सुनकर जैकी के लिए बहुत दुख महसूस करता है। जॉन जैकी के पास जाता है, उसे हक करता है और जैकी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैकी को लगता है कि अब जॉन मान गया है, इसलिए वह फिर से जॉन को किस करने लगती है। मगर जॉन उसे रोकता है, उसको कपड़े पहनने के लिए कहता है और अपने घर जाने को बोलता है। जैकी पहले मना करती है, लेकिन जब जॉन जोर देता है तो उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। अगले दिन जैकी अपनी मेड को लेकर जॉन के घर आती है और उससे अपने कल के व्यवहार के लिए सॉरी बोलती है। थोड़ी देर बाद मेड वहाँ से चली जाती है। जैकी फिर जॉन से कहती है, मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। जॉन उसे माफ कर देता है। जैकी फिर कहती है, चलो हाइकिंग पर चलते हैं, यहाँ एक बहुत अच्छी हाइकिंग साइट है। दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। जैकी अपने अतीत में हुई जबरदस्ती की घटना से परेशान थी और जॉन अपनी फैमिली के एक्सीडेंट की वजह से दुखी था। दोनों अंदर से अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन इस जंगल के सुकून में उन्हें एक दूसरे का सहारा मिल गया। तभी रास्ते में एक गांव का पुलिस वाला आता है और जैकी से पूछता है, यह आदमी तुम्हारे साथ कैसे है? क्या तुम इसे जानती हो? जैकी तुरंत कहती है, हाँ, मैं इसे जानती हूँ, ये मेरे डैड का दोस्त है। पुलिस वाला थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है, ध्यान रखना। जॉन और जैकी हाइकिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। जॉन की उम्र जैकी की उम्र से दोगुनी थी, जो उसकी हाइकिंग स्किल्स से दिख रहा था। लेकिन जॉन की फैमिली के एक्सीडेंट के बाद पहली बार उसे जैकी में एक नई रोशनी दिखी। वह जैकी के साथ वक्त बिताकर आनंद लेने लगा। उसे महसूस होने लगा कि कई महीनों बाद उसे कोई मिला है जो उसके दुख दर्द को समझ सकता है। जैकी भी अपनी जिंदगी की त्रासदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और अब जॉन के साथ अपने दुख साझा करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। हाइकिंग स्पॉट की चोटी पर बैठकर जैकी जॉन से कहती है, जिस दिन मेरे साथ जबरदस्ती हुई उसके अगले दिन मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि अगर तुमने स्कर्ट नहीं पहनी होती तो शायद वे लुटेरे सिर्फ चोरी करके चले जाते, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं होती और न ही तुम्हारी माँ को गोली मारी जाती। जैकी कहती है, मेरे पिता बहुत रूढ़िवादी और पुरानी सोच के हैं। वे पश्चिमी संस्कृति को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, मगर मैं एक ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव लड़की हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी शहर जाकर कुछ करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलोगे? जैकी यह कहकर बहुत इमोशनल हो जाती है। जॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है। जैकी जॉन के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगती है, लेकिन जॉन कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों मिलकर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घने जंगल से गुजरते वक्त दोनों एक दूसरे की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं और यहाँ पर वे इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन पास की झील में ही जैकी के पिता और उसका भाई बोटिंग कर रहे थे, जिनकी आवाज सुनकर जॉन समझ गया कि उसका राज किसी भी वक्त खुल सकता है। वह तुरंत अपने घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। उसे पता था कि अगर आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर शहर पहुँचना होगा। लेकिन तभी उसे दिखता है कि जैकी का पिता उसके घर के बाहर खड़ा है। जॉन को लगा कि सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन जैकी का पिता सिर्फ यह कहने आया था, आज रात तुम हमारे साथ डिनर कर लो, फिर कल सुबह चले जाना। जॉन ये सुनकर रिलैक्स हो जाता है और खुशी खुशी डिनर के लिए मान जाता है। डिनर के दौरान जॉन बताता है कि वह अगले दिन यहाँ से निकलने वाला है। ये सुनकर जैकी उसे सेड्यूस करने लगती है। वह डिनर टेबल के नीचे
अपने पैर से जॉन के पैर को टच करती है और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। वह चाहती थी कि जॉन यहाँ से न जाए, लेकिन जॉन कहता है, मैं कल पोर्ट एलिजाबेथ से डरबन के लिए निकल जाऊंगा। जैकी मजाक करते हुए बोलती है, डरबन जाकर क्या करोगे? दूसरी शादी करने वाले हो क्या? इंटरनेट पर जाकर कोई ब्रिटिश वाइफ ढूंढ लो। वह जॉन को चिढ़ाने लगती है, तुम तो वैसे भी बहुत बूढ़े और भद्दे लगते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। जैकी अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके इस व्यवहार से उसके पिता शर्मिंदा हो जाते हैं और जॉन से माफी मांगते हैं। लेकिन असल में जैकी अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जॉन यहाँ से चला जाए। फिर भी रात खत्म होती है और जॉन वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जैकी जॉन के घर पहुँच जाती है। उससे अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने डिनर टेबल पर अपना रोमांस जताया ही था। जॉन भी अब यही चाहता था, क्योंकि वैसे भी वह जाने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं और करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी घर के बाहर से ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। यह देखने वाली कोई और नहीं बल्कि जैकी की नौकरानी थी। वह जैकी को आवाज लगाती है। जैकी तुरंत नीचे जाती है और जॉन भी ऊपर से देखता है कि नौकरानी सच में आ चुकी है। नौकरानी की नजर अजीब थी, जैसे कि वह सोच रही हो कि अगर जैकी के पिता को यह सब पता चल गया तो जॉन का क्या होगा। जॉन और जैकी इस बात से काफी डर जाते हैं। जॉन तुरंत अपना सामान पैक करता है और डरबन के लिए निकलने लगता है। लेकिन तभी जैकी का पिता उसके घर आता है और कहता है, मेरा बेटा साइमन कहीं खो गया है, मुझे उसे ढूंढने में मदद चाहिए। तुम 1-2 दिन बाद चले जाना, लेकिन पहले मेरे बेटे को ढूंढना जरूरी है। जॉन को यह बात सही लगती है और वह जैकी के भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद भी जैकी का भाई उन्हें नहीं मिलता। जैकी अलग अलग जगहों पर मिसिंग पोस्टर लगा रही होती है और अपने भाई के खो जाने की वजह से काफी दुखी लग रही थी। अगले दिन गाँव का पुलिस वाला रास्ते में जॉन को पिक करता है और कहता है, तुम और जैकी काफी अच्छे दोस्त हो ना? मैं जैकी को बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरी शादी की बात जैकी से करोगे क्या? जॉन ये सुनकर कहता है, देखो अभी तो उसका भाई गायब है, अभी मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। और वह पुलिस वाले की कार से नीचे उतर जाता है। ढूंढने के बाद भी जैकी का भाई कहीं नहीं मिलता। तब सब लोग मान लेते हैं कि शायद जैकी का भाई अपने घर के माहौल की वजह से कहीं भाग गया है और शायद अब वापस कभी नहीं आएगा। इस वजह से जैकी और उसके पिता और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जॉन जैकी के पिता से कहता है, मैं कल यहाँ से निकलने वाला हूँ। वह देखता है कि जैकी पुलिस वाले के साथ बैठी टीवी देख रही होती है। अगले दिन सुबह जॉन झील में तैरने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद जैकी भी वहाँ आ जाती है। उसका मन अभी भी उदास था। भाई के खो जाने के बाद वह अंदर से टूट चुकी थी। तैरने के बाद जॉन जैकी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? जैकी रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ डरबन ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना। जॉन अभी कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। कुछ देर बाद जैकी के पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैकी के पिता जब इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो उनका गुस्सा आसमान छू लेता है। पुलिस वाला तो वैसे भी जैकी से शादी करना चाहता था, तो वह भी जॉन के खिलाफ हो जाता है। जॉन हिम्मत करके तैरता हुआ किनारे पर पहुँचता है और जैकी के पिता से कहता है, हम सिर्फ बात कर रहे थे, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैकी का पिता गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? जॉन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ अपने कपड़े लेने दो। लेकिन पुलिस वाला गन निकाल लेता है और जैकी का पिता तुरंत एक डंडा उठाकर जॉन के मुंह पर हमला कर देता है। जॉन को काफी चोट लगती है। वह जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ भागने लगता है। घर पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसका गेट खुला हुआ है और सामने एक बबून बैठा है। तभी जैकी का पिता भी आ जाता है। जैकी का पिता और जॉन आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को मारते पीटते लहूलुहान हो जाते हैं। तभी बबून जैकी के पिता पर हमला कर देता है। उसके इस हमले की वजह से जैकी के पिता को सिर और गले पर गहरी चोटों का सामना करना पड़ता है। जॉन को पता था कि ये बबून बहुत हिंसक हो सकते हैं, इसीलिए वह एक डंडा उठाता है और बबून को मार डालता है। तभी जैकी और पुलिस वाला वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर जैकी डर जाती है। वह जॉन की हालत देखकर भी सहम जाती है। पुलिस वाला जैकी के घायल पिता को उठाकर बाहर ले जाता है। जैकी भी उनके पीछे जाती है और जॉन भी उनकी मदद करने के लिए उनके साथ चला जाता है। दोनों मिलकर जैकी के पिता को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस की वैन में बैठाते हैं। तभी पुलिस वाला जॉन के सिर पर गन रखकर कहता है, अगर तुम एक दिन भी और यहाँ रुके तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। चुपचाप कल सुबह यहाँ से निकल जाना। जैकी यह सब देख रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, किस तरफ जाए। एक तरफ उसके घायल पिता अस्पताल जाने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ उसका प्रेमी जॉन कल सुबह ही डरबन के लिए हमेशा के लिए चला जाएगा। जैकी के लिए यह स्थिति काफी कठिन थी। वह काफी देर तक जॉन की तरफ देखती रही। वह चाहती तो थी कि वह जॉन के साथ चली जाए, लेकिन अपने पिता को इस हालत में छोड़कर जाना उसके लिए संभव नहीं था। रोते हुए वह अपने पिता के साथ पुलिस की वैन में बैठ जाती है। जॉन भी अब इस फैसले का समर्थन कर रहा होता है, क्योंकि वह पहले से ही परिपक्व था और उसे पता था कि यही जैकी के लिए सही होगा। जैकी और उसके पिता गले मिलकर बहुत रोते हैं और यह महसूस करते हैं कि उनके बीच का रिश्ता और प्यार
कितना महत्वपूर्ण है। इंसान पर थोपी गई भूमिकाएं और प्रतिबंध उनके रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। स्वतंत्रता और आजादी के लिए ही तो इंसान जीता है। अगर उस पर ही पाबंदी लगा दी जाए तो पिंजरे में बंद पंछी और बंधनों में जीने वाले इंसान में क्या फर्क रहेगा। जैकी का मन अब भी जॉन में ही अटका था। वह उसके साथ जाना चाहती थी। जॉन भी यही चाहता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान पसंदें कहाँ देती है। जिंदगी एक न खत्म होने वाले इम्तिहान की तरह होती है। एक सवाल हल करोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा हल करोगे तो तीसरा आ जाएगा, और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।